नमस्कार दोस्तों। सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी ज्वाइन की और राज्यसभा सांसद बनने जा रही हैं कुछ ही दिनों के भीतर तृणमूल कांग्रेस के कोटे से। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, मध्य प्रदेश की सरकार गिरवाई, राज्यसभा सांसद बने और अब केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए और ये वो शख्स हैं जो खुद कांग्रेस की नर्सरी में फल फूल कर पौधे से पेड़ बने हैं। इन्हें आप कांग्रेस की अगली जनरेशन कह सकते थे और कांग्रेस अगर इन्हें संजो कर रखती तो ये कांग्रेस की नेक्स्ट जनरेशन हो सकते थे। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के नाम पर कांग्रेस में इस समय अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा युवा जनरेशन सारी की सारी कुंठित हो रही है, कुंठा का शिकार हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, इनकी कड़ी में नाम जुड़ते जुड़ते रह गया सचिन पायलट का पिछले साल। और सचिन पायलट ने तो पार्टी छोड़ने का मन ही बना लिया था, लेकिन उनके समीकरण कुछ बन नहीं पाए और पूरी चर्चा थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कांग्रेस अपने जो ऐसे पुराने नेता हैं, युवा नेता हैं जो अगले 10-20 साल कांग्रेस को चला सकते थे, उन्हें असंतुष्ट कर रही है और इनको रिप्लेस करने के लिए बाहर से नेताओं को बुला रही है जिनका कोई वजूद अपना फिलहाल नहीं है। देखिए, हार्दिक पटेल ने पाटीदार आंदोलन खड़ा किया गुजरात में। 2015 में बताया जाता है कि उनकी बहन को कोई वजीफ़ा नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्होंने पाटीदार आंदोलन शुरू किया, सारे पटेलों को एकत्र करने की कोशिश की और बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। तो कांग्रेस ने उन्हें मौके पर लपक लिया। कांग्रेस ने उन्हें लपक लिया। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, इस लड़के को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ गुजरात कांग्रेस का। चलो, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन कांग्रेस क्या जीत पाई? पिछला विधानसभा भी चुनाव हारी थी और लोकसभा चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पटेल एक शो पीस बनकर रह गए। इससे पहले जिग्नेश मेवानी के बारे में अगर मैं बताऊं तो जिग्नेश मेवानी को सपोर्ट किया कांग्रेस ने। वो गुजरात के एक बनासकांठा ज़िले की बड़गाम सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस ने 2017 में उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और जिग्नेश मेवानी भी इसी तरह से उभर कर सामने आए थे जैसे कि हार्दिक पटेल हैं। और कांग्रेस ये मानती है कि आज ये हमारे साथ ही हैं, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से वो उनके साथ अभी नहीं हैं। अल्पेश ठाकुर पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बन गए। उसके बाद एक मामला हुआ, वहाँ से एक नाबालिग युवती के साथ रेप का मामला हुआ, उसे लेकर उन्होंने कुछ स्टैंड लेना चाहा, हाईकमान से उनकी अनबन हो गई और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर उसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा का चुनाव 3500 वोट से हार गए। पहले कांग्रेस से विधायक बने और 2 साल के बाद जब चुनाव लड़े तो 3500 वोट से हार गए। तो अल्पेश ठाकुर पर भी कांग्रेस की नज़र है। और कन्हैया कुमार के बारे में सब जानते हैं कि कन्हैया कुमार किस वजह से सुर्खियों में आया था। कन्हैया कुमार ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगवाए थे, बड़ी भयंकर वहाँ पर स्पीच देकर देश विरोधी वो हाईलाइट हुआ था। और उसके बाद जब बिहार के चुनाव आए थे तो बिहार के चुनाव में उन्हें प्रचार में उतारा गया था, खूब उनसे प्रचार भी करवाया गया था। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था बिहार का, तो उस समय उन्हें कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाया गया था गिरिराज सिंह के सामने। और गिरिराज सिंह कट्टर हिंदू छवि वाले भाजपा नेता, आज केंद्रीय मंत्री हैं, पहले भी केंद्रीय मंत्री थे। और गिरिराज सिंह ने 4.5 लाख वोटों से हरा दिया कन्हैया कुमार को। तो अब कन्हैया कुमार को भी अपनी हैसियत पता लग गई। आज की तारीख में कन्हैया कुमार कहने के लिए CPIM में है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में है, जिसके महासचिव सीताराम येचुरी हैं, लेकिन उनकी पूछ वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। उन्हें ये लगा था, अब जेएनयू वाले तो सारे कम्युनिस्ट बनकर निकलते हैं वहाँ से, और उन्हें ये लगा था कि मैं इतना बड़ा कम्युनिस्ट नेता बन जाऊँगा कि एक दिन सारी कम्युनिस्ट पार्टियाँ मेरे अंडर में होंगी और मैं इतना बड़ा नेता बन जाऊँगा कि सब लोग मेरे कहे से चला करेंगे और राजनीति में मेरा नाम भी वही होगा जो सीताराम येचुरी और दूसरे बड़े कम्युनिस्ट नेता अपना नाम कमा कर गए हैं। लेकिन उनकी गलतफहमी दूर हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि वो CPIM में भी वो बड़ा कुंठित महसूस कर रहे हैं और
उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यार अपना कैरियर बर्बाद क्यों करूं। नारेबाजी के चक्कर में कोई नौकरी काम धंधा भी नहीं कर पाए, इतने साल तक जेएनयू में मुफ्त की रोटी तोड़ते रहे हॉस्टल में, और उसके बाद भी कुछ कैरियर में बन नहीं पाए। तो अब उन्होंने सोचा कि अगर बीजेपी में तो मतलब ही नहीं ऐसे लोगों का, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस में शामिल हो लिया जाए। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ऐसे लोगों को ढूंढती रहती है, नर्चर करती रहती है, जो लोग नरेंद्र मोदी को खुलकर गालियां दे सकें, नरेंद्र मोदी की बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना कर सकें और उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं। और कन्हैया कुमार इज़ वन ऑफ दैम। सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात करवाई है कन्हैया कुमार की, और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को एक अच्छा सम्मानित स्थान दे दिया जाए पार्टी में। अब देखिए, कन्हैया कुमार आ रहे हैं अगर कांग्रेस में, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनका फ्यूचर क्या है। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, भी कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और फिर साल के आखिर में गुजरात, इन स्टेट्स में होने हैं। वहाँ कहीं भी कन्हैया कुमार चुनाव नहीं लड़ सकता। रही बात, कन्हैया कुमार को राज्यसभा में भी नहीं भेज सकती कांग्रेस। राज्यसभा में तो उनके कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद ऐसे नेताओं का ही टोटा पड़ा हुआ है जिनकी नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि किसी भी प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है ही नहीं कि राज्यसभा में अपने लोगों को चुनवा कर भेज सके। कहीं इतनी मेजोरिटी में है ही नहीं, और जहाँ हैं वहाँ से ऑलरेडी राहुल गांधी अपने फेवरेट लोगों को नॉमिनेट करवा चुके हैं। तो कन्हैया कुमार पार्टी में आकर क्या करेगा, कांग्रेस उसका क्या इस्तेमाल करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने किस तरीके से अपने ही यहाँ पैदा हुए, अपनी ही नेक्स्ट जनरेशन के युवाओं की उपेक्षा की। आज वो छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, और दूसरी पार्टियों से ये जो इस तरह के लोग हैं, इसे क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग ही कहूँगा, कि आप दूसरे ऐसे लोगों को आउटसोर्सिंग कर रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल आधार नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, मास लीडर नहीं है। जिग्नेश मेवानी का केवल विधायक हैं और अपने दम पर बने हुए विधायक हैं, बस फ़र्क यह है कि कांग्रेस ने उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारा था। अल्पेश ठाकुर विधायक बने थे, कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, उपचुनाव में हार गए, वो भी आज पैदल हो चुके हैं। हार्दिक पटेल चुनाव कभी लड़े ही नहीं हैं। कन्हैया कुमार ने एक चुनाव लड़ा, 4.5 लाख वोटों से हार गए थे। तो इन सब, जिन्हें कहना चाहिए कि एक गांव की भाषा में कहते हैं कि छूटे हुए कारतूस, वही हैं ये सब। फायर्ड जो गन की वो होती हैं कैप्सूल्स, वो हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे छूटे हुए कारतूसों से राहुल गांधी कौन सी जंग जीतना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़रूरत इस बात की है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को संभालें। सबसे पहले तो खुद पार्टी का अध्यक्ष बनना स्वीकार करें, जो वो स्वीकार करते हुए डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इतनी सारी हार मेरे मत्थे मढ़ी जा चुकी हैं, अगले साल भी 4-5 स्टेट की हार होने वाली है, तो हो सकता है कि वो भी मेरे मत्थे मढ़ दी जाए, तो वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी बुजुर्ग माँ को जबरन अंतरिम अध्यक्ष बनाया हुआ है, और खुद कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेने से वो बच रहे हैं। और राहुल गांधी जब तक खुद अपने ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और खुद को ये नहीं दिखाएंगे कि हाँ, जीत हो या हार हो, मैं अपने आप उसे कैरी करने के लिए तैयार हूँ, तब तक कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। और रही बात कन्हैया कुमार की, आप कन्हैया कुमार को भी ले आएँ, आप अल्पेश ठाकुर को भी ले लें, आप जिग्नेश मेवानी भी आपके साथ हो जाएं, हार्दिक पटेल भी हो जाएं, होना हुआना कुछ इससे है नहीं। फिलहाल सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिरकार हार्दिक पटेल को और जिग्नेश मेवानी को, अल्पेश ठाकुर को और अपने ये क्या नाम है कन्हैया कुमार को शामिल करके राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। वैसे राहुल गांधी स्ट्रेटेजिकली हमेशा फेल होते हैं, और जब अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे केरल के, असम के, पश्चिम बंगाल के, इन्होंने मुस्लिम संगठनों से, वहाँ मुस्लिम पार्टियां हैं जो कट्टरपंथी, उनके साथ समझौते किए थे और बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी इन सब तथाकथित युवा नेताओं को शामिल करके उसी तरह का एक ब्लंडर करने जा रहे हैं, जो ब्लंडर वो पहले करते रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अक्सर लाइव रहता हूँ।
अगर सुपर चैट और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी मेंबरशिप लें, गोल्ड मेंबरशिप लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।